नमस्कार, IBC 24 की ओर से मैं सुधीर दंडोतिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस बजट को लेकर पूरे देशवासियों को काफ़ी उम्मीदें थी और इस समय मैं राजधानी भोपाल के गणमान्य नागरिकों के साथ में मौजूद हूँ। ये बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, हर वर्ग को इस बजट से जो उम्मीदें थी कितनी पूरी हुई हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बजट के अंदर सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है वो टैक्स स्लैब में बदलाव का किया गया है। लिहाजा मैं अपने जो ओपिनियन है उसकी शुरुआत कर्मचारी नेताओं से करूंगा। मेरे साथ कर्मचारी जगत के कई नेता मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आता हूं रमेश राठौड़ जी के पास में। रमेश जी, कैसे देखते हैं बजट को, खासकर कर्मचारियों के लिहाज से देखा जाए एक बड़ा बदलाव टैक्स स्लैब में 8 साल के बाद किया गया है? देखिए, 8 साल के बाद बदलाव तो किया गया, लेकिन कहते हैं कि दिखाना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह 3 लाख तक का लिमिट से 6 लाख से 9 लाख ऐसे 5-10% का स्लैब बना दिया गया, जो कि कर्मचारी हित में नहीं है। टोटल आप एक काम करना था कि 5 लाख रुपए तक पूरा जो इनकम टैक्स पर छूट दी जानी चाहिए थी, फिर 5 से 10 लाख का स्लैब बनाया जाना चाहिए था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी हितों पर कुठाराघात किया गया है। ये एक तरह से इसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए थी। दूसरा, जो गैस के दाम, रसोई के दाम कम हो, महंगाई कम हो, तेल के दाम कम हो, ऐसी चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कर्मचारी कहीं ना कहीं 5वें वेतनमान, 6वें वेतनमान, 7वें वेतनमान मिलने के बाद कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम 8 लाख 10 लाख इस तरह से पहुंच गई। तो कर्मचारी को जो टैक्स रिबेट दी गई, कहीं ना कहीं टैक्स इस पर इकट्ठा लग जाएगा। यदि 3 लाख से 1,000 रुपये भी यदि ज़्यादा हुआ तो सीधे 15% टैक्स में लगना, उसको टैक्स के दायरे में आ जाएगा। 5% टैक्स लगना है, और उसके बाद फिर जहाँ उसकी 6 लाख से लिमिट ज़्यादा हुई वहाँ 10% के टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो कर्मचारी जो है उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। कैसे देखते हैं पूरे कर्मचारियों के लिहाज से 5 लाख के तक की मांग फ्लैट पर कर रहे हैं पूरे रमेश राठौड़ जी? देखिए, इसमें कर्मचारियों को राहत इसलिए मिली है कि 5 लाख से 7 लाख वाला टैक्स का लिमिटेशन कर दिया गया है। उससे राहत कर्मचारियों को ज़रूर मिलेगी। कर्मचारियों को रिटायरमेंट में जो 8 लाख से ऊपर टैक्स लग जाता था उसको भी बढ़ाने का काम सरकार ने कर दिया। सेविंग में 25 लाख कर दिया है। तो ये जो कुछ राहत मिली है ये फिर भी स्वागत योग्य है। सरकार ने पिछले 8 साल बाद ये राहत देने का काम किया है, जिसमें कर्मचारी वर्ग को भी राहत मिलेगी। रही महंगाई की बात, तो महंगाई को रोकने का काम सरकार ने बजट में नहीं पेश किया और अभी भी उसके परिणाम नहीं दिखेंगे इतनी जल्दी, लेकिन आगे जाके दिखेंगे। बजट मेरे हिसाब से कर्मचारी हितैषी है और इस बजट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार का जो आगामी बजट आने वाला है उस पर भी उसके आसार जरूर दिखेंगे, जिससे कर्मचारियों को हो सकता है उस बजट में भी कुछ सौगातें मिले, क्योंकि केंद्र से शुरू हुई हैं तो मिलेंगी। लेकिन सरकार को आर्थिक दर जो है उस पर ध्यान देना था, महंगाई पे ध्यान देना था, और जो पुरानी पेंशन का मामला है उसका भी प्रावधान सरकार को इस बजट में करना था, जो नहीं किया गया। उस पर भी यदि केंद्र सरकार ध्यान देती तो और सर्वव्यापी जनहितैषी, कर्मचारी हितैषी। हालांकि पुरानी पेंशन राज्य सरकारें कर रही है, जहाँ पर कई सरकारों में हमने देखा है। बात करूंगा कांग्रेस की ओर से, मेरे साथ कई नेता हैं, बताएंगे वो। भदौरिया जी, आप बताइएगा मेरे को कि जो राहत की बात है 5 लाख तक की बात की जा रही है, पर लेकिन फिर भी 8 साल के बाद आखिरकार बदलाव हुआ है। 4 साल से ये मांग की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, आखिरकार सरकार ने सुनी है। कितनी राहत महसूस करते हैं? नहीं, राहत तो है, चाहे थोड़ी सी भी राहत हो, क्योंकि 7 लाख 5 लाख से किया है तो कर्मचारियों को राहत तो मिली है। ठीक है, उतनी राहत नहीं मिली जो हमारे साथी वक्ता बोल रहे हैं, लेकिन राहत तो दी है। दूसरा जो किया है कि कर्मचारी रिटायर होता था तो 5 लाख के ऊपर जो भी उसे पैसा मिलता था उस पर टैक्सेबल था। अब 30 लाख उसकी लिमिट कर दी है, तो इसका भी स्वागत करते हैं। दूसरा था हम लीव इनकैशमेंट, जैसे अवकाश नकदीकरण कहते हैं, तो उसमें भी 5 लाख के ऊपर टैक्स था, वो 25 लाख कर दिया है। तो ये भी अच्छी बात है, सरकार ने जो किया है वो ठीक किया। लेकिन पुरानी पेंशन के लिए प्रावधान इस बजट में कर देना था कि 2005 से बंद पुरानी पेंशन शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा कर्मचारियों के लिए होता। तीसरा, आपने जो कहा महंगाई के मामले में, चूंकि कर्मचारी संगठन आचार संहिता से बंधा होता है तो वो सिर्फ कर्मचारी की बात कर सकता है, राजनीतिक दल या महंगाई के बारे में कर्मचारी नहीं बोल सकता। फिर भी हम इतना कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इस बजट का असर मध्य प्रदेश सरकार जो वो मार्च में बजट पेश करेगी उस पर अवश्य पड़ेगा।
और उन्हें ध्यान देना होगा कि कर्मचारियों के लिए हम क्या क्या प्रावधान करें। हमारा हाउस रेंट जो आज तक नहीं मिला, किसी सरकार ने केंद्र के समान नहीं दिया, हाउस रेंट की घोषणा करना थी, उसका प्रावधान करना था। इसलिए सरकार ने बजट ठीक भी पेश किया और कुछ गलत भी है। तो देख सकते हैं कि कर्मचारी जगत की जो उम्मीदें थी कुछ हद तक पूरी हुई हैं, कुछ हद तक नाउम्मीदें भी जाहिर कर रहे हैं कर्मचारी। पर दूसरी अगर बड़ी बात की जाए तो किसानों को लेकर सरकार ने 20 लाख जो करोड़ है कर्ज के नए प्रावधान का ऐलान किया है। स्टार्टअप से लेकर तमाम घोषणाएं इस पूरे बजट में की गई है और खासकर कृषि विभाग से जुड़े हुए स्टार्टअप है उसको प्राथमिकता दी गई है। अनिल यादव मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन से। कैसे देखते हैं बजट को अनिल जी, और किसानों के लिए जो घोषणाएं हैं कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्व बजट में भी यही है कि कर्ज की बात होती है, किसानों को कर्ज दिया जाता है। हम फसलों के मूल्य मांगते आ रहे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली आंदोलन में कर्ज की जगह हम फसलों के मूल्य मांगते हैं और इस बजट में भी यही हुआ कि कर्ज दिया। मछली पालन की बात की, पशुपालन की बात की, आपने बिजली की बात नहीं की, आपने पानी की बात नहीं की, आपने कहीं पे भी ऐसा व्यवस्थाएं किसानों को नहीं बनाई। पूर्व में 2023-24 के बजट में ये जो बात आज कर रहे हैं समर्थन मूल्य की, तो समर्थन मूल्य पे खरीदी पूर्व में घोषणाएं तो होती है लेकिन खरीदी कहीं भी नहीं होती है। तो ये घोषणाएं मात्र है, नाम मात्र। बजट पेश करना और उसको जमीन पे लाना एक अलग बात है। कभी भी बजट को जमीन पे नहीं लाया गया। जैसे पहले भी कहा गया था कि किसानों के खाते में खरीदी के बाद सीधे पैसे उनके खाते में जाएंगे। नए प्रावधान जो कहा गया था वो मैं लूंगा विकास बोंद्रिया से, जमीन पे कैसे लाना है। पर लेकिन जो बजट में जो प्रावधान किसानों के लिए किए गए हैं, 20 लाख करोड़ का नया कर्ज किसानों को मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए कई सारे ऐलान इस पूरे बजट में किए गए हैं, खासकर कृषि उद्योग से जुड़े हुए, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, केसीसी बनाना, कर्ज देना एक आत्महत्या का रास्ता खोलना है। भाई पहले कम मात्रा में करते थे, आप कर्ज की बात करते ही क्यों सरकारें करती है? सीधी सीधी बात करिएगा कि कर्ज से मुक्त किसान हो, बल्कि कर्ज पे लाद के किसान को आत्महत्या की ओर धकेलना, इसके अलावा सरकारों के पास और कोई काम नहीं बचा। ठीक है, मैं लेता हूँ विकास बोंद्रिया मेरे साथ, बीजेपी के नेता है और व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। सर, एक्सपर्ट भी आप इस पूरे मामले में। मैं तो सबसे पहले एनालिसिस लूंगा कि आप कैसे देखते हैं आपकी सरकार का बजट है? देखिए, विकासोन्मुखी बजट है, लोगों को राहत देने वाला बजट है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बजट तैयार कर रहा है जब देश की जनता देश के लिए ज़्यादा उत्पादकशील बन सकती है। मतलब उत्पादनशीलता बढ़ाने वाला बजट है। जिसको सहारा चाहिए, मदद चाहिए, उसको सहारा भी दिया जा रहा है। जिसको कर में कटौती चाहिए थी उसे कर में कटौती दी गई है। और करोड़ों की अदायगी के बाद में देश की आधारभूत संरचना कैसे मजबूत बने जिससे व्यक्ति और देश दोनों आगे बढ़े, उसका इसमें पूर्ण रूप से अंकन है। जो रिटायरमेंट के बाद में कैश मिलता है उसके ऊपर जो रिलीफ दिया गया, 3 लाख की सीलिंग को 25 लाख तक ले जाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब वो कर्मचारी जब रिटायर होगा तो 25 लाख तक के अमाउंट पे बेनिफिट मिला सकता है। और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज़ है, सरकार का एक सोच है कि किसी भी सेक्टर में कोई काम कर रहा हो उसे हमें समान लेवल पे लाके देश के काम के लिए मददगार बनाना है। बिल्कुल मददगार बनाना है। बीजेपी के नेता हैं विकास बोंद्रिया पर, लेकिन विपक्ष क्या सोचता है? मेरे साथ विक्की खोंगल हैं, कुंदन पंजाबी हैं और संतोष परियार भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले विक्की मैं आपके पास आऊँगा, आप यूथ भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। कैसे दिखते हैं बजट को? केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं पर लेकिन पूरा तरीके से अगर एनालिसिस किया हो तो कांग्रेस की निगाह में बजट कैसा है? देखिए, कांग्रेस की निगाह में बजट न केवल यूथ के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए ये झूठा और कुठाराघात करने वाला बजट है। मध्य प्रदेश के लिए कोई भी बड़ा प्रावधान नहीं किया गया। मध्य प्रदेश को जिस राहत पैकेज की आज आवश्यकता थी कोविड के बाद हमारी उभरती हुई इकोनॉमी के लिए, मध्य प्रदेश के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया। बात करूँ युवाओं की, तो जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी, चाहे वो स्किल इंडिया की मैं बात करूँ, स्टार्टअप इंडिया की मैं बात करूँ, मेक इन इंडिया की मैं बात करूँ, आज उन योजनाओं से क्या रिजल्ट मिला, वो कहाँ मूर्त रूप रही है, इस बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। कोई उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया। पिछले 7 बजट्स के अंदर जो निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए जितनी घोषणाएं की हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई योजना वो, उनकी आज क्या स्थिति है, इस बारे में उनको एक अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था। जो कि आर्थिक सर्वेक्षण एक तरीके से सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है, जो आप बात कर रहे हैं। कल हमने आर्थिक सर्वेक्षण को भी पढ़ा जो एक संध्या पूर्व आ जाता बजट के। कल जब हमने उसको देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार सामग्री हो। आपका संतोष जी, आप क्या कहेंगे? विपक्ष में जाहिर सी बात है पर लेकिन कुछ चीज़ें तो नजर आई होंगी बजट के अंदर। नहीं सुधीर भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश, ये पूरे देश में जो बजट है, ये पुराने जो घोषणा करी थी इनने, ना इनने व्यापारियों को कोई राहत दी,
व्यापारियों को क्या राहत दी, जीएसटी कम कर देते, उससे फर्क पड़ता। और पुरानी जैसे आप भाई घोषणा ऐसी करो जो मतलब ये तो प्रचार का बजट है कि जो है दिखावा। और अभी तक हमारे मध्य पूरे देश के अंदर पुराने प्रधानमंत्री आवास की स्थिति ऐसी हो गई है सुधीर भाई कि 30% काम हुए हैं, सब काम बंद पड़े हुए हैं। 2022 में सबको मकान दे देंगे, मकान दिए क्या? किसी को कोई मकान नहीं दिया, क्योंकि केवल झूठ परोस रहे हैं, जनता को जो है मूर्ख बना रहे हैं, केवल दिखाने का चुनावी बजट है। चुनावी बजट इसको बता रहे हैं। कमल राठिया मेरे साथ में, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार के भी जानकार हैं। कमल राठी जी, क्या बाजार को बूस्ट मिलेगा इस पूरे बजट से? देखिए, आज का जो बजट है वो हेडलाइन और गोल पोस्ट चेंज वाला ज़्यादा लगता है। इसमें इंक्रेजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे भाषण का मैं लेके भी आया हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट को इंकरेज करेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट करें। तो भाई इंकरेज करने के लिए काम नहीं होगा, पैसा लगेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स से मैनेज करना है, तो इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंकरेजमेंट और एक हेडलाइन तो अच्छी लग रही है कि काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फील्ड पे जब आप उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बजट प्रावधान भारत सरकार ने किया है। ये हेडलाइन अच्छी है कि बता रहे हैं बजट में, पर लेकिन अंदर जो है खबर में ज़्यादा दम नहीं है। नहीं, देखिए, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही थी और मध्य प्रदेश के सिलसिले में बोला संतोष भाई ने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 67% का इजाफा, बजटीय इजाफा हो रहा है। और मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 है ग्रांट लेके मकान बना के लोगों को देने में। तो मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा जब 67% इजाफा होगा। पीएम आवास में 68% बढ़ाया है। और आप सोचिए, जो स्टेट्स उसमें फेल होते रहे वर्तमान टारगेट पे भी, भविष्य में भी फेल होंगे, उसका आउटले किसे प्राप्त होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को तो डबल फायदा है। सर, पीएम आवास की अगर आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो बजट का प्रावधान तो है, लेकिन क्या भानपुर खंती में पीएम आवास बनेगा तो वहाँ लोगों को रहने दें? क्या भोपाल के इस तालाब के कैचमेंट में पीएम आवास बने, उसको मंजूर कर ले? सरकार अलग अलग चिन्हित करेगी ना। भानपुर खंती के लिए कुछ और प्लान होगा सरकार का, अगर पानी झेरी लाए। प्रधानमंत्री आवास ला रहे हैं, आपको इसके कैचमेंट में प्रधानमंत्री आवास ला रहे हैं। तो कमल राठी जी, एक बड़ा वर्ग रहता है युवा का, और उसको लेकर भी कई सारी घोषणाएं हैं। खासकर अगर बात करें तो प्रदेश में, देश के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हैं 157, उतने ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी की बात यहाँ पर कही है। मेरे साथ में छात्र नेता भी हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे बजट को स्टूडेंट के लिहाज से? डिजिटल लाइब्रेरी पूरे देश भर में खुली जाएंगी, ये सरकार ने ऐलान किया है। और क्या पाते युवा वर्ग के लिए, जो आपको लगता है कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में काफ़ी प्रावधान किया गया? सर, पहले तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नोटिसेबल है कि ये जो बजट है ये पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक्सपेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी को कंसंट्रेशन में लेके बजट बनाया गया है, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, वुमेन्स हो, यूथ हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर मिडिल क्लास हो, सबको। इसमें जो नया इंट्रोडक्शन जो है 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी चीज़, IITs के लिए जो बजट अलॉटमेंट किया गया है गवर्नमेंट ने, वो भी बहुत अच्छा है। जो नेशनल लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरीज खुल रही हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव करेंगी उनकी स्टडी सिस्टम के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत ऐसी बुक्स होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं। तो क्योंकि वो अब नेशनल लेवल पे चला गया है, तो सब स्टूडेंट्स को सारी बुक्स भी अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। जो यूथ है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आजकल, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक्सपेक्ट इस बजट में दिया गया है। मतलब कह रहा होगा कि युवाओं के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में। नितिन, मैं आऊँगा सर आपके पास में। नितिन सक्सेना जी मेरे साथ में, क्या देखते हैं आप पूरे बजट के अंदर? खासकर अगर बात करें तो समाज के लिए इस बजट के अंदर कौन से ऐसे बड़े काम हुए? देखिए, समाज के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चीज़ आज हमको देखने में आई कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वेटलैंड के प्रति काफ़ी गंभीर दिखे हमको। उन्होंने एक अमृत धरोहर करके योजना चालू करी है, और उसमें वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि 2014 से पहले यहाँ पर वेटलैंड केवल पूरे देश में 25 थे, अब बढ़ के 75 हो गए। लेकिन भोपाल नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार वेटलैंड के प्रति 2017 के बाद से गंभीर नहीं है। इस वेटलैंड के अंदर पक्का निर्माण लगातार IBC 20। आज हम लोग केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं। नितिन जी, अगर आप बात कर रहे हैं बढ़ा हुआ है, तो उसको लेकर अगर बताएंगे तो बेहतर होगा। ये डिबेट बाद में करेंगे, नगर निगम में क्या किया या प्रदेश सरकार क्या कर रही है। मैं यही चाहूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट बढ़ाया उसकी हम सराहना करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उस बजट का अच्छी तरह से वैकल्पिक यहां पर उपयोग करे, और जो वेटलैंड के संरक्षण की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है उसको सकारात्मक रूप दे। बिल्कुल। मेरे साथ देवराज सिंह जी है, कर्मचारी नेता हैं। देवराज सिंह जी, जो बात कही रही थी, बाकी कर्मचारी नेताओं से हमारी बात हुई है, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ लग रहा है कि और कुछ होना चाहिए था। आपकी निगाह में कैसे देखते हैं? क्योंकि 8 साल के बाद ही सही पर एक बड़ा बदलाव हुआ है, पर मन माफिक हुआ क्या? नहीं, इस बजट ने हम जैसे अस्थायी कर्मचारियों को निराश किया है।
स्थायी कर्मचारियों की बात अलग है। ये बजट अगले 25 साल का एक विजन पेश किया गया है, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी पिछले 10 साल से 15 साल से 12 साल से काम कर रहा है, उसके लिए इस बजट में राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहीं किया गया। आपने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप दिए, हम अतिथि विद्वान पिछले 10 साल से 15 साल से महाविद्यालयों में न्यूनतम वेतन पे सेवा दे रहे हैं, उनके पुनर्वास की आपने कोई योजना नहीं बनाई। तो कम से कम केंद्र सरकार को, जो हम जैसे मध्य प्रदेश में कम से कम 6 लाख अस्थायी कर्मचारी होंगे, उसके प्रोत्साहन के लिए आपने क्या किया? कॉलेजों में अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 16 दिसंबर 2019 को अपना वादा करते हैं कि हम इनका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन जब तक हमारे लिए कोई प्रपोजल और खास तौर से हमारे लिए पुनर्वास करना पड़ेगा, पुनर्वास की कोई योजना नहीं आएगी, तब तक हम जैसे अतिथि विद्वानों का, हम जैसे अस्थायी कर्मचारियों का कोई भला नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गलती केंद्र सरकार ने की है अस्थायी कर्मचारियों के प्रति, प्रदेश सरकार जो है उससे सीख ले और अस्थायी कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक राहत पैकेज लाए। और महाविद्यालय के जो अतिथि विद्वान है, जो मुख्यमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क में जो वादा किया था, उस वादे के अनुरूप जो है हमारा पुनर्वास किया जाए, तभी हमको इस बजट से कोई मतलब अस्थायी कर्मचारियों के लिए निराशा है बजट में। आपका कमेंट चाहूंगा हरवार जी। सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो अतिथि विद्वान है, हम लोगों को 20-20 साल हो गए, हम लोगों को आज आप देखिएगा पेमेंट 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया परमानेंट कर्मचारी का, और अतिथि विद्वान हम वहीं के वहीं हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में आ गए हैं, 10वीं 12वीं पास हो गए हैं और हम लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमारे कई अतिथि विद्वानों ने आत्महत्या कर ली है, कई बच्चे आ गए। अगर प्रदेश सरकार का आगे बजट बताएंगे, पर प्रदेश सरकार भी, हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि प्रदेश सरकार, राज्य सरकार भी कुछ करेगी हमारे लिए। करना चाहिए अतिथि विद्वान को, जो भी बजट लेकर आए इस बजट के बाद में। बिल्कुल, मैं आऊँगा कुंदन भाई, आपसे कमेंट लेता हूँ पूरे बजट को लेकर। जी देखिए, ये बजट जो केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया है, ये पूरी तरीके से निराशाजनक है। ये सिर्फ ऐसा छलावा लग रहा है देश के लिए भी, और विशेष तौर पे मध्य प्रदेश के लिए, जो खास एक पैकेज की उम्मीद करती थी मध्य प्रदेश की जनता, उसका कोई प्रावधान मुझे नज़र नहीं आया। किसानों की बात करते हैं हम, तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात होती थी, लेकिन उसके लिए एक शब्द मतलब जो है उसके अंदर नहीं कहा गया। ये एक प्रकार से किसानों के साथ कुठाराघात है। इस पर जवाब लूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये एक्चुअल में जागरूक अधिकारी कर्मचारी का जो 54 जितने भी संगठन है उनका गठबंधन है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ है इसमें 2 लाख की जो रिबेट छूट दी गई, एक महीने में हम लोगों को 7 लाख किया गया, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो क्लास 3 के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका ईयरली अगर देखा जाए तो 1 माह का वेतन तो ऐसे ही चला जाता है, वो उनकी सैलरी की पूरी उसमें चली जाती है, तो अब टैक्स में ही चली जाती है। तो आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से केंद्र सरकार 4% की बढ़ोतरी, इस प्रकार से जो कर्मचारी डीए का, अन्य भत्ते बढ़ने का जो चल रहा है, 7वें वेतन में भी किया है, बहुत से भत्ते बढ़ाए गए हैं, तो आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में अगर हम देखेंगे तुलना अगर ये केंद्र सरकार ने किया है 2 लाख की रिबेट छूट दी है, तो आने वाले वित्तीय वर्ष में अगर हम देखेंगे तो वही स्थिति बनी रहेगी, फिर वही आएगी। तो अगर इसके स्थान पे अगर 8 लाख कर दिया जाता तो शायद थोड़ा बहुत वैसे ज्यादा राहत की उम्मीद थी यहाँ पर कर्मचारियों को कि अगर रिबेट ज्यादा मिलती, इनकम टैक्स स्लैब में ज्यादा अगर बदलाव किया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आप कुछ कमेंट करना चाहें बजट पर, क्या कहेंगे, कैसा बजट है? बजट ठीक है फिलहाल, लेकिन किसानों के लिए ध्यान कम रखा गया है इस बजट में। पर जो स्टार्टअप से लेकर तमाम बातें बजट में कही गई हैं किसानों के लिए, जो बात की जा रही है कि नए स्टार्टअप्स किसी से जुड़े, खासकर 20 लाख करोड़ का नया कर्ज किसानों को देंगे, जिससे किसान जो है खेती के साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर सकें, ये तमाम घोषणाएं की हैं किसानों के लिए। इसको कैसे देखेंगे? बजट हर बार आता है और लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर पाता है। हर बार सरकार घोषणा करती है, बजट में अच्छी अच्छी स्कीम भी आती हैं, लेकिन नहीं हो पाता। विकास मंत्रिया जी, ये जो बात कही जा रही थी कि 2022 तक का जो वादे थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, ये जानकारी इस बजट में नहीं मिली। पर कैपिटा इनकम 1,35,000 से उठ के 1.97 लाख के लगभग आ गई है, तो आप बताइए कितने प्रतिशत इजाफा है। मतलब ये पिछले 3 साल की बात है, जबकि कोरोना काल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जमीन पे उतरी हुई बेहतर व्यक्ति या परिवार की व्यवस्था हुई है। अब जहाँ तक किसानों का रुख हम देखें, किसान क्रेडिट 20 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। महंगाई की भी बात कर रहे थे यहाँ पर, महंगाई भी करते हैं, महंगाई भी हमारा जो रिटेल इंडेक्स है वो तो 6% से भी कम पे आ गया है, जो कि वैश्विक तुलना हम करें तो बहुत बेहतर है। तो इस कोरोना काल में हमने उसे कॉम्पीट किया है। दूसरी बात देखिए, किसानों के लिए जहाँ तक अब वास्तव में ठीक बात है, नीचे उतरना चाहिए चीज़ें, और नीचे उतर रही हैं। 2 लाख करोड़ का किसानों को
उनके खाते में पैसा जमा होता है पीएम किसान के लैंड योजना में। तो अब आप बताइए, खातों में जमा हुआ, डीबीटी के माध्यम से हुआ, तो नीचे उतरा कि नहीं उतरा? अगर 1.1 लाख करोड़ का फसल का बीमा का राशि प्राप्त हो जाती है किसानों को जो उनकी फसल खराब हुई, तो ये नीचे उतरा कि नहीं उतरा? ये तो फिगर्स, अगर किसानों का अनाज का उपार्जन सरकार कर रही हो, मध्य प्रदेश तो उसमें नंबर एक बात आऊँगा, अनाज से आपने बोला बिल्कुल, जो मिलेट्स जो है उसको बढ़ाने की बात कही है, मोटे अनाज है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा बजट के अंदर, ये चर्चा भी कही गई है, कितना जरूरी मानते हैं आप? देखिए, बजट में जो भी बढ़ाया जाता है, आयात और निर्यात पे इनका खेल है। जब बिजनेस होता है आयात कर लेते हैं। अभी चने का समय था, चना के सीजन आने वाला था और चना उत्पादन घनी मात्रा में यहाँ पे हुआ और उसको पता लगा कि आयात कर लिया। उस समय भाव जो है धड़ाशाही हो गए। तो आप जो है बजट लेकर के तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा उद्योगपति, व्यापारी और इनके कार्यकर्ताओं को अधिक होता है, क्योंकि किसान के माध्यम से ये लोग ज़्यादा निचोड़ के खाते हैं। किसान तो वही आत्महत्या की कगार पे है। कैसी बात कर रहे हैं हमारे बीजेपी के। ठीक है, मैं आता हूँ इस पर, बिल्कुल युवाओं को एक राय जानता हूँ बजट को लेकर। आप इस बार का जो बजट आया है वो पूरा ग्रीन इकोनॉमिक बेस्ड है। इसमें ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कृषि कैसे होगा, जितनी भी फार्मिंग होंगे उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और अगर युवाओं की बात करें तो आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं मध्य प्रदेश में और देश में। तो इसमें युवाओं को और यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उस पर ज़्यादा बेस्ड है ये बजट। और मुझे लगता है ये जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें टैक्सेशन जो टैक्स का है उसको इंक्रीज़ किया गया है, 5 लाख से ऊपर कर दिया 7 लाख। और इस तरह से बजट तो हमारे लिए सही है। सही है बजट। और खासकर आपने जो बात ग्रीन इकोनॉमी की थी उसमें एक बड़ी बात ये थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो सस्ते इस पूरे बजट में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ साइकिल की कीमतें घटेंगी, बायोगैस से जुड़े हुए जो संसाधन है उनकी कीमतें भी घटेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? आप युवा भी हैं और काफ़ी कुछ बातें बजट में कही गई हैं यूथ को लेकर, कैसे देखते हैं पूरे बजट को? बजट जो है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड है हमारा बजट, और ज़्यादातर युवा के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है बजट। अच्छा बजट देखते हैं। आपका कमेंट चाहूँगा सर, बताइए। जी, बजट अच्छा है, पर किसानों के लिए क्या किया बताए ना सब, अभी तो ये तो बता रहे थे आप। बताया, कर्जे में डूबो रहे हैं ना। जब तक कर्जे में जाएंगे तो किसान क्या करेंगे? अनाज का भाव जब आता है, जब बढ़ जाता है, और जब अनाज पैदा होता है हालांकि एमएसपी जो है वो कैबिनेट का विषय रहता है बजट के अंदर। देखिए एक मिनट सुनिए ना, पिछले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये लोग सिर्फ किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं। आज यदि किसान एमएसपी मांग रहा है, सरकार कर्मचारी को यदि तनख्वाह नहीं मिलती है तो 7वां वेतन मांगता है, आउटसोर्स वालों को नहीं मिलता है तो आज आउटसोर्स भी किसान का बच्चा है। किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, किसान को क्या मिल रहा है? ना उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है, ना आवास मिल रहा है, ना काम धंधा, कुछ नहीं मिल रहा है। सरकारों ने हर चीज को प्राइवेट कर दिया, हमारी धान तक को, हमारे फसलों तक को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है। किसान को सिर्फ दबाया जा रहा है, किसान को उठाया नहीं जा रहा है। ये बजट बिल्कुल टोटल खराब। ठीक है, मुझे मैं लास्ट कमेंट का बहुत कम समय। एमएसपी में अगर हम मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देख ले तो गेहूं सोयाबीन प्रमुख है, उनके ऊपर 25 से 40% तक की एमएसपी की वृद्धि होती है अगर मध्य प्रदेश में पिछले 8-9 सालों में। तो ये किसान को बेहतर भाव मिलना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, हमें बहुत अच्छा, सुनिए हमें और बहुत आगे जाना है, लेके जाना है। अगर मत्स्य, आज हम भोपाल तालाब में बैठे हैं, अस्थायी कर्मचारियों की जो बात थी, बोल रहे हैं कि छोटे कर्मचारी, देखिए स्थायी कर्मचारी हो, अस्थायी हो या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, स्वरोजगार वाले हो, निजी क्षेत्र में सर्विंग, सरकार सबके लिए। बिल्कुल एक लास्ट कमेंट चाहूंगा कमराठी जी, आपका क्या कहेंगे पूरे बजट को? ओवरऑल आपने बताया कि हेडलाइन अच्छी है, पर लेकिन फिर भी कुछ बात अच्छी रही हो जो बताएं। कुछ बातें उसमें, जैसे आप बारीकी से जाएंगे तो जो मेला उठाने वाली प्रथा है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइजेशन पे काम काफ़ी दिखा रहे हैं। युवा के लिए कुछ एकलव्य जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे साथी हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल्स में, उसमें टीचर्स 38,000 टीचर्स के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। मेडिकल कॉलेज नहीं, नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस के साथ खोलने की बात हुई है। तो ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं कि बजट टोटल खराब है। बिल्कुल, ये देश के आम बजट को लेकर भोपाल के गणमान्य नागरिकों की राय है और निश्चित तौर पर 8 साल का में टैक्स में बदलाव किया गया है। कर्मचारी कुछ उससे खुश नहीं रह रहे हैं, पर टैक्स में बड़े बदलाव की मांग कुछ कर्मचारी कर रहे हैं। तो आम बजट को लेकर फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।